जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती जो कि 21,391 पदों पर आई है, उसके लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस के मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चलेगा। और जितने भी अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, ये बिहार पुलिस 2023 के लिए क्लास टाइमिंग लिखा हुआ है, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी क्लास के पीडीएफ और जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स है टेलीग्राम पर दिए जाते हैं बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो सही जवाब है 31 जोड़ी। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए यहाँ से पूछा जा सकता है कि मनुष्य के कपाल में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। मनुष्य के कपाल में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती है। सभी को ध्यान रखेंगे। फिर से रिपीट कर देते हैं, मनुष्य के कपाल में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती है। ध्यान रखेंगे। तंत्रिका उत्तक की इकाई पूछा जाता है, तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा न्यूरॉन। ये क्या है? तो तंत्रिका उत्तक की इकाई है। आगे देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। और क्या क्या दिया था? तो दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सभी नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। एक पूछा जाता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा भगत सिंह ने। दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, तो ध्यान रखना है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। आगे देखिए, कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और दोस्तों प्रश्नों के साथ जितने भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो कॉपी में लिख लीजिए, जिससे आपका नोट्स तैयार होगा। तो कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब है मुंबई में। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, चर्चित इल्बर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों 2010 से लेकर 2022 तक में बिहार पुलिस, बिहार एक्साइज कांस्टेबल, बिहार फायरमैन, इन सभी एग्जामों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग एग्जाम से पहले सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग ये किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। इसमें 2010 से लेकर 2022 तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को दिया गया है। और इस बुक से 4 से 5 प्रैक्टिस सेट को भी कवर कराया गया है। तो उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आंसर बताएंगे चौथे प्रश्न के लिए। चर्चित इल्बर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन। ये चर्चित इल्बर्ट बिल विधेयक जो है लॉर्ड रिपन के काल में पेश किया गया था। और देखिए रिपन के काल में और क्या हुआ था? तो लॉर्ड रिपन ने ही सिविल सेवा में प्रवेश की आयु जो है 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया था। तो ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है, तो उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताइए।
तो इस पॉइंट को आपको मार्क करके रखना है कि भारत में जजिया कर को सबसे पहले किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। और उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था, तो मुसलमानों को। यहाँ पर ए ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और जजिया कर को समाप्त कब किया गया था, तो पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा जजिया कर को 1564 में अकबर ने समाप्त कर दिया था। और फिर पुनः जजिया कर को किसने लगाया था, तो याद रखिएगा औरंगजेब ने। 1564 में अकबर समाप्त कर देता है, फिर औरंगजेब 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर देता है। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। पल्लव किनके सामंत थे, चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे। पल्लव किनके सामंत थे, तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा सी ऑप्शन। पल्लव जो है ये 7 वाहनों के सामंत थे। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पल्लव वंश की बात करें तो इसकी स्थापना किसने किया था, सिंह विष्णु ने। यहाँ पे लिख देते हैं, नोट कर लीजिए, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। और पल्लव वंश की राजधानी भी पूछा जाता है, तो इसकी राजधानी थी कांची। कांची कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु कांचीपुरम में। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था, तो आप सभी जानते हैं दंती दुर्ग ने। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, चलिए 7 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो याद रखिएगा किससे, संवहनी से। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है ये संवहनी से होती है, इसे याद कर लें। आगे देखिए, सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु क्या मिलाया जाता है, तो सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु इसमें जिप्सम को मिलाया जाता है। जिप्सम का सूत्र पूछा जाता है, तो CaSO4 × 2H2O ये जिप्सम का सूत्र है। और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, इसका सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 12H2O ये POP का सूत्र है और ये जिप्सम का सूत्र है। धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में लावा का जमाव क्या कहलाता है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। धरातल के नीचे बोला जा रहा है खड़े ढाल वाले जो गुंबदाकार रूप में लावा का जमाव होता है वो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा ये कहलाता है बैथोलित। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, बैथोलित। आगे देखिए, रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नांकित से कौन अलग करता है, तो ये बहुत ही सिंपल है। तो रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से कौन अलग करता है, तो सही जवाब है पंबन द्वीप। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, पाक स्टेट नहीं होगा, पंबन द्वीप। 10 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य स्थित है, तो याद रखिएगा ये अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। पाक स्टेट की बात करें तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है, पाक स्टेट। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। कर के अंतिम भार को क्या कहा जाता है, चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। और जितने भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं अगर आपको पहले से याद है तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, आपका रिवीजन होते रहेगा। तो कर के अंतिम भार को क्या कहा जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, करापात कहा जाता है। इस प्रश्न को डायरेक्ट याद कर लीजिए। आगे देखिए, केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचे जाने से उत्पन्न होती है, चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। तो देखिए, केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचे जाने से अविस्फीति उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अविस्फीति। आगे देखिए, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ,
बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है और आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए क्योंकि बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम भी होगा, फिर बाद में आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए बिल्कुल भी समय की बर्बादी ना करें। तो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ? तो सही जवाब है तराइन का युद्ध। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। किसके किसके बीच में? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार होती है और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। ये युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच होता है, लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तो दोनों याद रखेंगे। पानीपत का 3 युद्ध है। प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। अब देखिए यहाँ पे है तालीकोटा का युद्ध और खानवा का युद्ध, ये भी पूछा जाता है, दोनों बता देते हैं। तो देखिए तालीकोटा का युद्ध जो है ये 1565 में हुआ था और इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था तालीकोटा के युद्ध में। खानवा युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य में, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था खानवा के युद्ध में। आगे देखिए अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश में समाप्त किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर स्टार मार्क कीजिए। और देखिए जिस भी प्रश्न में आपको थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो सही जवाब है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है और इन्होंने ही नारा दिया है प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। ये जो कथन है किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है, ध्यान रखेंगे। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1863 को। किसने किया था? तो अब्राहम लिंकन ने, अमेरिका में, याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जिस मुगल शासक के काल में रहा हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे। कल भी हमने इस प्रश्न को आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल को कहते हैं? तो अकबर। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 को, ध्यान रखेंगे। अकबर का सेनापति कौन था? तो मानसिंह। और अकबर का संरक्षक कौन रहा? तो बैरम खां, 1556 से 1560 तक। अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई? चलिए आंसर बताएंगे। किस युद्ध के बाद? तो यहाँ पर 16 का आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति गुजरात विजय के बाद। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए भारत में पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी? चलिए आंसर बताएंगे किसके काल में? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 17 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पर्दा प्रथा जो है मुस्लिम काल में प्रारंभ हुई थी। मराठों का उत्थान किस काल में हुआ? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। मराठों का उत्थान किस काल में हुआ? तो याद रखिएगा शिवाजी के काल में। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 1627 में। और मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शिवाजी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पूछा जाता है। दादा कोंडदेव। यहाँ पे लिख देते हैं दादा कोंडदेव। ये कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे, ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ से एक संधि पूछा जाता है एग्जाम में, पुरंदर की संधि, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। तो देखिए पुरंदर की संधि जो है 1665 में होती है। किसके किसके मध्य? तो महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य में, ध्यान रखेंगे। और शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान। अष्टप्रधान ये क्या था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था अष्टप्रधान। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की भांति कार्य करता है?
तो यहाँ पर आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। तो कौन सी ग्रंथि है, ये है अग्नाशय ग्रंथि, जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। आगे देखिए, मैं समाजवादी हूँ, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद। ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा, प्रिजन डायरी। यहाँ पे लिख देते हैं प्रिजन डायरी। ये किसकी पुस्तक है, तो जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम क्या है, तो एन ऑटोबायोग्राफी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। एन ऑटोबायोग्राफी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अशोक का धम्म किस पर जोर देता है। तो यहाँ पर 21 का आंसर क्या होगा, शांति व जन कल्याण पर जोर देता है अशोक का धम्म। अब देखिए अशोक कौन थे, तो बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है कहाँ का राज्यपाल था, तो याद रखिएगा अवंतिका का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल था कौन, अशोक, ध्यान रखेंगे। और मास्की और गुर्जरा अभिलेख, दो ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब यहाँ से और प्रश्न बनेगा कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था, तो अशोक ने किया था, ध्यान रखेंगे। और अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अब देखिए जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं केवल आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। क्वार्ट्जजाइट कायांतरित होता है, किससे कायांतरित होता है, आंसर बताएंगे। और देखिए इस क्लास के बाद अभी स्पेशल जनरल साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चलेगा, तो उस क्लास को भी आप सभी को अटेंड करना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 23 का, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, बलुआ पत्थर से। बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्वार्ट्जजाइट जो है बलुआ पत्थर से कायांतरित होता है। आगे देखिए सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। और देखिए बुध और शुक्र हमारे सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। और देखिए इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा, तो वेवलेंथ मैक्सिमम होता है लाल का, आप सभी जानते हैं, और न्यूनतम होता है बैंगनी का। भवभूति का मूल नाम क्या था, चलिए आंसर बताइए। भवभूति का मूल नाम क्या था, तो भवभूति का मूल नाम था श्रीकंठ। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है श्रीकंठ, ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है NH47A, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है NH47A। और भारत का सबसे लंबा राजमार्ग पूछे तो ये है NH44, यहाँ पे लिख देते हैं NH44। ये क्या है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। उस चित्रकार का नाम बताएं जो मूर्तिकार भी था। चलिए आंसर बताइए। और ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उस चित्रकार का नाम क्या है जो मूर्तिकार भी था, तो याद कर लीजिए ये है माइकल एंजेलो। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है माइकल एंजेलो। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी,
तो यहाँ पर 29 का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। और देखिए पंचायती राज की बात करें तो इसको संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत मिला था, तो 73वां संशोधन के तहत, और इसी के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो याद रखेंगे पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है, 11वीं अनुसूची। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिएगा राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959, इसे भी ध्यान रखें। संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है। देखिए हमने आपको संयुक्त बैठक के बारे में बहुत बार बताया है। सबसे पहले संयुक्त बैठक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो 108। संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, लेकिन बुलाएगा राष्ट्रपति, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है, तो सही आंसर क्या होगा, याद रखिएगा दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है पूंजी पर मूल्य ह्रास के बराबर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, चलिए 33 के लिए आंसर बताइए। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब है ये केरल राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे। मालप्रभा परियोजना एक बार पूछा गया था जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, मालप्रभा नदी पर। अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा में है। आगे देखिए भारत को कहा गया है, तो भारत को क्या कहा गया है आप सभी जानते हैं, राज्यों का संघ। सी ऑप्शन सही जवाब है। स्प्रूस फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, चलिए 36 के लिए आंसर बताइए। ज्योग्राफी से बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्प्रूस फर और पाइन के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा टैगा वनों में ये वृक्ष पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब टैगा वन की बात करें तो ये एक सदाबहार वन है और इस वन के वृक्ष की जो पत्तियां होती है नुकीली होती है। तो प्रश्न इस तरह से एग्जाम में पूछेगा कि किस प्रकार के वन में वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है, तो आपको आंसर क्या करना है, या तो टैगा वन या तो सदाबहार वन, क्योंकि टैगा वन जो है ये एक प्रकार का सदाबहार वन है। अब आपसे पूछेगा कि किस वन में चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, तो नोट कीजिए पर्वतीय वन, यहाँ पे लिख देते हैं पर्वतीय वन में चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखें। सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मुख्यालय है इंदौर में। सी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में किसे द्वितीय सदन कहा जाता है, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राज्यसभा। देखिए लोकसभा नहीं होगा, बहुत बच्चे लोकसभा आंसर बताते हैं। तो देखिए लोकसभा जो है संसद का प्रथम, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, लोअर हाउस, लेकिन ये है प्रथम सदन लोकसभा, और राज्यसभा है दूसरा सदन। राज्यसभा जो है ये अस्थाई सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है, जबकि लोकसभा जो है ये अस्थाई सदन है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है, तो याद रखिएगा 250। कितना, 250। और वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 245 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारत के महान्यायवादी अधिकतम किस उम्र सीमा तक अपने पद पर रह सकते हैं,
तो यहाँ पर 39 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 65 वर्ष। याद रखिएगा कितने वर्ष? 65 वर्ष। और महान्यायवादी की बात करें तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। और महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम कौन होता है? विधि अधिकारी। डूरंड रेखा ये किसके मध्य स्थित है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। डूरंड रेखा जो है ये किसके मध्य स्थित है? तो सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। देखिए पहले था भारत और अफगानिस्तान, लेकिन अब जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। दूध में उपस्थित शर्करा कौन से है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है? तो यहाँ पर 41 का आंसर है सी ऑप्शन। दूध में उपस्थित शर्करा है लैक्टोज। फजल अली आयोग किससे संबंधित है? एक भी प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, फटाफट से आंसर बताइए। फजल अली आयोग किससे संबंधित है? तो यहाँ पर 42 का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है फजल अली आयोग। आगे देखिए ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। ऑडोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? दूरी का। डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? लॉर्ड लिनलिथगो। आगे देखिए मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो शिवाजी महाराज कौन थे? मराठा शासक छत्रपति। मराठा शासक थे छत्रपति शिवाजी। और इनकी राजधानी कहाँ पर थी? तो याद रखिएगा रायगढ़। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये तत्व कौन सा है आप सभी जानते हैं, सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो ये अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो याद रखिएगा राम मनोहर लोहिया। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली जो वर्षा है इसको मैंगो शावर कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पर? याद रखिएगा केरल में। आगे देखिए नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है क्या है? तो नियंत्रित करने का काम करता है कौन? तो याद रखिएगा नियंत्रक छड़। और नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम का छड़ होता है, ध्यान रखेंगे। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए भारत में वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों भारत में वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? चलिए आंसर बताइए। तो चलिए बता देते हैं। वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। और कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तक है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा 4 फरवरी को। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चले दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।